हर मोड़ पर देखा है मैंने, महंगे लिबास में सस्ती रूहों को इतराते हुए। सफ़र मेरा आज भी जारी है, सस्ते कपड़ों में उस महंगी रूह को पाने का। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत, अभिनंदन, वेलकम टू माय चैनल आर ए ओनली लव। आइए और कल्पना का थोड़ा सा हाल जान लेते हैं। कल्पना कुछ अच्छे हाथों से गुजरकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया जाता है। गीतिका और अभी के साथ साथ कल्पना की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी। बाहर खड़ी उसके लिए दुआएं कर रही थी। गीतिका की सुध जो है वो कम होने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद कल्पना को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। गीतिका अपने कदमों को रोक नहीं पाती और वो कल्पना के पास जाकर अपने दिल की बात को साझा करने लगती है। वहीं अभी भी वहाँ पहुँच जाता है और गीतिका को बताता है कि कल्पना कैसे स्क्वाड्रन लीडर बनी और उसकी कल्पना क्या थी, कैसे उसकी मंजिल को हासिल करने के लिए वो क्या क्या गुजरी है उस पर। तो बस चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अभी ने अपने आप को खिड़की पर ही रखा था। अपने रुख को उसने गीतिका की तरफ कर लिया था। गीतिका कल्पना के पैरों के पास खड़ी थी। उसके हाथ लगभग लगभग कल्पना के पैरों को छू रहे थे और उसने अपना सर झुका लिया था। और अभी की वो बात सिद्ध हो रही थी कि तुम इतना रोओगी कि तुम्हें तुम्हारे आंसू कम लगेंगे। बस गीतिका अभी उसी फेस में है। उसकी आंखों से पानी की जो बूंदें हैं वो बार बार गिर रही हैं, एक के बाद एक गिर रही हैं। और कभी कभी तो वो बूंदें अपनी लकीर तोड़ ही नहीं रही हैं। गीतिका की नाक आस्तीन से बार बार रगड़े जाने की वजह से लाल पड़ चुकी थी। तभी अभी ने अपने शब्दों को फिर से आगे किया। मैं और तुम तो नींद में सपने देखा करते हैं ना, और कभी कभी तो अपने सपनों से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सपना देखना नहीं चाहते। मगर पांडा ने तो अपने सपने को जीते हुए, उस पर काम करते हुए और सपने देखे। शी ऑलवेज सेज ड्रीम, बिलीव एंड अचीव। उसके ये 3 वर्ड हमें बार बार सुनने पड़ते हैं और शायद उसके ये शब्द ही हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, जज्बा देते हैं। हमारे एकेडमिक के लास्ट ईयर में पांडा का दिल खिल उठा था। उसकी चंचलता में और उड़ान हो गई थी क्योंकि डॉक्टर अनम ने एकेडमी में एंट्री ली थी। वो हमारी एकेडमिक फिजिशियन थी। पांडा हमारी एकेडमिक के मेडिकल में कभी नहीं जाया करती थी, मगर जब से डॉक्टर अनम आई तब से वो रोज़ वहाँ के चक्कर लगाने लगी थी। उसकी ज़िंदगी जैसे नई मोड़ की तरफ चल रही थी। उसकी ज़िंदगी में जैसे नई बहार आ गई थी। जब पहला पहला एहसास किसी को होता है अपनी मोहब्बत का, तो दिल न जाने क्या क्या फ़ील करता है। बस उसी एक्सपीरियंस से गुज़रने वाली थी हमारी पांडा। डॉक्टर अनम ऐसा वजूद रखती थी, बहुत सहज, सरल और ठहरा हुआ। जितना वो ठहरी हुई थी उतना ही वो गहरी भी थी, बहुत। उनकी इस बात ने, उनकी सरलता ने पांडा को अपनी तरफ खींच लिया था। पांडा को जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती, यहाँ तो लोग इंसान की बात थी। मगर अनम कामयाब हो गई थी पांडा को अपना बनाने में, अपनी तरफ खींचने में। एकेडमिक के आखिरी साल में पांडा का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ऊपर आ गया था। ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। और जब पांडा को फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट मिलने वाली थी तब उसने ये तय किया था वो अनम को अपने दिल की बात बता देगी। उससे पहले उसने एक जंग और लड़ी थी अपने आप से
ये एक्सेप्ट करने में कि उसकी जो मोहब्बत है वो एक लड़की है। उसने मुझे भी जब बताया था तो मैं भी हैरान हुआ था, लेकिन मुझे समझ आया कि मोहब्बत जिस्मों से नहीं रूहों से होती है। जैसा पांडा ने कहा था उसने वैसा ही किया। यहाँ पर जाकर उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और डॉक्टर अनम उसका प्यार कबूल कर गई थी। वो दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। वो जब भी एक दूसरे के साथ होते थे ऐसा लगता था दे मेड फॉर ईच अदर। पांडा की एक खासियत है, वो चीज़ें जल्दी कैच कर जाती है। उसका माइंड बहुत शार्प चलता है। मे बी हम सबसे आईक्यू लेवल थोड़ा सा उसका ज़्यादा है। पांडा अपने काम में और शार्प होती गई। उसके जेट उड़ाने की काबिलियत बहुत मार्वलस थी और उसे वो चमकाती चली गई। आज भी जब कुछ सीखने की बात आती है सबसे पहले पांडा होती है। उसने बहुत सारे मिशन असिस्ट किए थे और सब में सक्सेस मिली थी। लेकिन जितनी सक्सेस आपको मिलती जाती है आपके दुश्मन उतने ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन पांडा को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वो निडर थी। पांडा स्क्वाड्रन लीडर बनी और उसे सबसे बड़ा मिशन दिया गया 14 फ़रवरी के बाद जो हमला हुआ था, ठीक उसके जवाब वाला मिशन। और वो मिशन बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ था। हमारे पांडा के दुश्मन बहुत हो गए थे और उन दुश्मनों को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक लड़की उनके ठिकानों को कैसे नस्त नाबूद कर सकती है और 100 कोल्ड सिपाहियों को कैसे मार के निकल सकती है। वो सिपाही उनकी नज़र में है लेकिन वो सिपाही नहीं थे। उन लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थी तो उन्होंने अपनी नीचता को दिखाना शुरू किया। पांडा का बेबाक वजूद कई मर्दों की मर्दानगी पर भारी पड़ रहा था, उनकी मर्दानगी पर चोट दे रहा था। उन लोगों ने पांडा को तोड़ना चाहा, उस पर हमले भी करवाए, उसे धमकियां दी। हर तरह की धमकी थी उसमें, हर तरह की, यहाँ तक कि उसकी आबरू को भी। गीतिका सारी बातें रोते रोते सुन रही थी, मगर अभी की इस वाली बात ने उसकी आंखों को क्रोध से लाल कर दिया था और अभी ने अपने शब्दों को फिर से आगे किया, मगर वो पांडा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जब उन्होंने देखा कि लड़की किसी भी चीज़ से नहीं टूट रही, तब उनकी नीचता की हदें पार हो गई और उन बुज़दिलों ने उसकी मोहब्बत को ढूंढ लिया। पांडा इस बात से बेखबर थी। तो क्या वो वैली का असील स्क्वाड्रन लीडर की? गीतिका इससे आगे बोल ही नहीं पाई क्योंकि उसकी सांसें रोने में बिजी हो रही थी। हाँ, तुम ठीक सोच रही हो। वो घातक हमला पांडा को हराने के लिए किया गया था, डॉक्टर अनम पर गोली चलाकर। वो बेकसूर मासूम लड़की जो अपने हाथों में वो शिफा रखती थी कि किसी भी मर्ज को ठीक कर दे। उन नीच लोगों ने पांडा की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। पांडा को तोड़ना चाहते थे मगर उसकी मजबूती से वो वाकिफ़ नहीं थे। उस हादसे ने पांडा को और मजबूत कर दिया। उसे ये मलाल तो हमेशा रहेगा कि उसकी अनम को उससे छीन लिया गया, वो भी इस तरीके से। अगर वो दुश्मन ही थे, जिगरा रखते थे तो सामने आकर लड़ते, लेकिन शायद उन लोगों के पास हिम्मत जिगरा कुछ नहीं है। उस दिन पांडा ने कसम खाई जब तक उन लोगों को पकड़कर उन्हें मौत न दे दे वो अपने अनम के लिए एक आंसू नहीं बहाएगी, रोएगी। वो दिन था और आज का दिन है। पांडा बस अपने काम के साथ साथ उस ग्रुप के सरबराह को ढूंढ रही है। यही एक वजह है कि पांडा अपनों को अपने आप से
दूर करने में लगी रहती है, क्योंकि अनम को खोने के बाद वो अपनों को खोने से डरती है। बेवजह वो अपनों को खोना नहीं चाहती। उसकी वजह से कोई उसका अपना दूर हो जाए, वो उससे डरती है। किसी की जान चली जाए उसकी वजह से, वो उससे डरती है। वरना डर उसकी वोकैबुलरी में नहीं है। और तुम उसे एरोगेंट कहती हो, घमंडी कहती हो, उसे खूनी कहती हो। तुम और मैं उसके वजूद के आगे कुछ नहीं है गीतिका, कुछ नहीं है। गीतिका उस बेड को छोड़कर जाके अभी के आगे खड़ी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो अभी। गीतिका के यही शब्द थे और वो बार बार इन्हीं शब्द को दोहरा रही थी। मुझसे माफ़ी मांगने की ना तुम्हें ज़रूरत है, ना ही कोई मतलब बनता है गीतिका। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी ही है तो इससे मांगो। जब अभी अपनी बात कह रहा था तब गीतिका अपने ही वेट को होल्ड नहीं कर पाई थी और रोते रोते उसने अपने आप को अपनी नीज़ के बल बिठा दिया था। मुझे माफ़ कर दो भी, मुझे माफ़ कर दो। गीतिका अपनी बात को रिपीट कर रही थी, सिर्फ रिपीट, और ज़ार ज़ार रो रही थी। अभी से उसका ये बिलखना, रोना देखा नहीं गया। उसने गीतिका को उसके कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की, मगर गीतिका ने अपने आप को इस तरह छोड़ा हुआ था कि अभी के मामूली ज़ोर लगाने पर वो खड़ी नहीं हुई। अभी ने अपने बाजुओं को थोड़ा और ज़ोर दिया और गीतिका को अपने सामने खड़ा कर दिया। वो गीतिका से कुछ कहे उससे पहले ही कल्पना की ईसीजी मशीन पर हरकत होने लगी थी। वो जो आवाज़ें होती हैं वो बिगड़ने लगी थी। उसकी सांसें तेज़ चलने लगी थी। अभी तेज़ी में कल्पना के पास आया। पांडा, पांडा, माय गॉड, डॉक्टर, नर्स, ये शब्द कहते हुए अभी बाहर की तरफ बढ़ गया था। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं हो सकता स्क्वाड्रन लीडर। आपको इसे मात देना होगा, आपको लड़ना होगा इससे। आप फाइटर हैं ना, आप अभी कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं। अभी तो आपको उन लोगों को सबक सिखाना है ना, और मुझे माफ़ करना है। अपनी सिसकियों के साथ गीतिका अपने शब्द कह रही थी और रोए जा रही थी। उसके रोने की आज कोई सीमा नहीं थी और उसने अपने हाथों में कल्पना का तारों से फ्री वाला हाथ पकड़ लिया था। तभी डॉक्टर को लेकर अभी यहाँ फ़ौरन भागा भागा आता है। आप लोग बाहर जाइए, नर्स ये कहते हुए कल्पना के सारे तारों और पाइप्स को चेक करने लगती है और डॉक्टर फट से कल्पना को ऑपरेट करने लगे। गीतिका यहाँ से अपने तेज़ कदम बाहर की तरफ ले गई और कॉरिडोर में जाने के बाद उसने उन कदमों को ज़ोर दिया, तेज़ी दी। वो भागते हुए, रोते हुए वो एक एकांत वाली जगह पर पहुँची जहाँ कोई नहीं था और अपनी सांसों को तेज़ तेज़ छोड़ने लगी थी। गीतिका, ये हॉस्पिटल है, वो चिल्ला नहीं सकती जैसे अपने घर पर चिल्लाया था उसने। गीतिका ने अपने माउथ को अपने दोनों हाथों से कस कर कवर कर लिया था और एक चीख दी थी अपनी आवाज़ को, जिसमें साउंड बस उसी तक रह गया था। और वो फिर से अपनी नी पर बैठ जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ मैं। और सच में इतना रो लेने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया है। उससे सांस नहीं ली जा रही थी। वो बहुत रो रही थी। वो रो रही थी फिर भी हल्की नहीं हो रही थी और रोना चाह रही थी, मगर उसे कम ही लग रहा था। तभी उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो हॉस्पिटल परिसर से निकलकर बाहर की तरफ आती है। बाहर की तरफ एक छोटा सा मंदिर है। जब गीतिका की नज़रें उस मंदिर पर पड़ती हैं तो रुक जाते हैं उसके कदम और सीधा
सीधा महादेव के आगे रुकती है। मेरी स्क्वाड्रन लीडर को ठीक कर दो। आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो ये कर दो। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ये। मेरी बात सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो, उस पांडा को ठीक कर दो। अब मेरी सांसें ले लो, मगर ठीक कर दो। गीतिका फिर से महादेव के सामने ये कहते हुए अपने आप को खंबे से लगाकर नीचे घिसड़ते हुए बैठ जाती है और बस रोए चली जाती है। उसके आंसू उसके चेहरे को फिर से भिगाने लगते हैं। एक आंसू की लकीर सूखती नहीं कि दूसरी बना लेती है गीतिका, और महादेव से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही है कि स्क्वाड्रन लीडर को ठीक कर दो। तो देखते हैं महादेव उसकी कितनी जल्दी सुनते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। कह रही हूँ ना, दुआएं बहुत काम आती हैं। प्रार्थनाएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।